शिक्षा संस्थान इंटरमीडिएट कॉलेज कनकपुर विद्यालय से मैं डीपी मौर्य कक्षा 12वीं के रसायन विज्ञान के विलयन के द्वितीय भाग में हम आपसे बात करना चाहते हैं। जैसा कि बच्चों आप लोगों ने देखा कि मैंने पिछली क्लास में विलयन के विषय में बताया। विलयन में आपने ये देखा कि जब दो या दो से अधिक समांगी पदार्थ या दो पदार्थ आपस में मिल करके समांगी मिश्रण बनाते हैं तो उस अवस्था में जो हमारा विलयन तैयार होता है उसी को हम लोग बोलते हैं विलयन के रूप में जानते हैं। अब आप देखिए विलयन के आपके अंदर दो मुख्य चीज़ें आपने देखा, एक था बेटा हमारा विलय और एक था हमारा विलायक। यह विलय और विलायक की मात्राओं के आधार पर हमारे कुछ ऐसे भी कंडीशन आते हैं जिसको हम लोग अब देखेंगे। आप लोगों ने ये देखा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया कि अगर हमारे दो विलयन हमने तैयार किया, जैसे सपोज करिए कि मैंने एक बर्तन में 100 ml आपने जल लिया H2O और दूसरे बर्तन में भी हमने H2O की मात्रा को लिया, है ना। 100 ml दोनों में मैंने लिया H2O, लेकिन मैंने एक विलय इसमें मैंने आपको रखा था 5 ग्राम और मैंने इस वाले में रखा 10 ग्राम। तो मैंने आपसे पूछा कोई भी विलय, जैसे हमने NaCl इसमें आपने डाल दिया। अब आप देखिए इसमें 100 ml विलयन है, ये 100 ml है हमारा जल, और ये बेटा हमारा 100 ml ये भी है। दोनों में हमारा जो विलायक है हमने जल को माना और उसमें मैंने 5 ग्राम इस वाले में हमने जल को मतलब कि नमक को विलीन किया और इस वाले में 10 ग्राम आपने नमक को विलीन किया। तो दोनों कंडीशन में हमने आपसे पूछा था कि दोनों की सांद्रता या दोनों में सबसे गाढ़ा हमारा कौन होगा। तो आपने यही बोला कि जल की मात्रा समान है, परंतु जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा है वह अधिक गाढ़ा माना जाएगा। ये अधिक गाढ़ा माना तो जाएगा, अर्थात इसमें हम गाढ़ेपन का यहाँ पे ये हुआ कि इसकी हम सांद्रता से बात करते हैं, तो इसकी सांद्रता ज़्यादा है, इसकी सांद्रता हमारी कम है। यहाँ गाढ़ेपन से ही हमारा इसकी सांद्रता का हम लोग यहाँ पे परिचय देंगे। तो आप याद रखना बेटा, हमारे विलयन यहाँ पे दो प्रकार के तैयार हुए, एक हुआ सांद्र, एक हुआ तनु। लेकिन यहाँ पे आपने क्या देखा, विलायक की मात्रा समान है परंतु विलय की मात्रा हमारी भिन्न भिन्न हो गई, जिसके कारण हमारे विलयन की सांद्रता भिन्न भिन्न आ रही है। तो आपको यहाँ पे एक रिजल्ट मिला कि किसी भी विलयन की जो सांद्रता होती है वह विलय और विलायक की मात्रा और प्रकृति पर निर्भर करता है। तो वही आज हमारे इस टॉपिक का प्रथम भूमिका बनती है कि विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियां, कितने विधियों से हम किसी भी विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करते हैं। तो आपके बोर्ड में, ये बोर्ड में आपको लिखा हुआ है, इसमें मैंने 8 ऐसी पद्धतियों को यहाँ पे लिया है कि जिससे भी किसी भी विलयन की सांद्रता को हम लोग देखेंगे। यह देखेंगे कि विलयन में विलय और विलायक का क्या आपस में संबंध आया। ठीक है ना बेटा। बात ये देखिए कि विलयन हमारा किस स्टेट का होगा, वह द्रव अवस्था का है विलयन कि गैसीय अवस्था का विलयन है कि ठोस अवस्था का विलयन है, यह हमारे इस पर डिपेंड नहीं करेगा। हमारी उसकी मात्रा किस प्रकार से आपने लिया है वह उस पर डिपेंड करेगा। जैसा हमारा पहला इसका हम लोग विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करते हैं, किसके माध्यम से निकाल सकते हैं, अगर हमें किसी भी विलयन की, ध्यान रखना बेटा, अगर हमें किसी भी विलयन में अगर विलय और विलायक की मोलों की संख्या अगर आपको ज्ञात है तो हम उसके माध्यम से उस विलयन का मोल प्रभाज निकालेंगे। तो मोल प्रभाज के माध्यम से हम विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की एक विधि हमारी ये हुई। नंबर 2 बेटा दिया विलयन की नॉर्मलता के पदों में। नॉर्मलता का मतलब यह हुआ कि यहाँ पे किसी भी विलयन में विलय और विलायक के हम लोग उसके तुल्यांकी भार, उसकी मात्रा, उसकी आदि जानकारी से उसके आयतन
सारे जानकारी के माध्यम से नॉर्मलता के पदों में हम विलयन का निकाल सकते हैं सांद्रता। एक होता है बेटा मोलरता के पदों में निकालेंगे हम लोग, एक निकालेंगे मोललता जिसको हम लोग स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं। इन दोनों शब्दों में थोड़ा डिफरेंस होता है। मोललता मोलरता, ये हमारा बेटा अगर मोलरता बोलता है तो इसे हम लोग कैपिटल यम से व्यक्त करेंगे, अगर मोललता बोलता है तो इसको स्मॉल यम से व्यक्त करेंगे। ऐसी हमारा फॉर्मलता होती है। और ऐसे ही हमारा प्रतिशत के पदों में हमारा बेटा इसके 3 पार्ट होते हैं। अगर विलय और विलायक हमारा दोनों द्रव्यमान की पद्धति में है, सपोज करिए ये दोनों द्रव्यमान के रूप में आएंगे तो हम लोग कहेंगे कि द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में आएगा। अगर बेटा एक हमारा जो है आपका द्रव्यमान में आता है, एक हमारा आयतन में लेते हैं, तो उस अवस्था में हम लोग कहेंगे आयतन द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है ना। अगर हम लोग विलय और विलायक दोनों को, अगर हम लोगों ने विलय और विलायक दोनों को अगर उसके प्रतिशत के पदों में निकालना चाहते हैं, तो अगर दोनों का आयतन में दिया है तो इसको हम लोग बोलेंगे आयतन प्रतिशत के रूप में प्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार से बेटा हमारा पीपीएम में सांद्रता होती है, पार्ट्स पर मिलियन, ये हमारा इसका बेटा है पार्ट्स पर मिलियन। तो जान लीजिए बेटा कि हमारा प्रतिशत के पदों में और पीपीएम के पदों में बहुत डिफरेंस नहीं होता है, थोड़ा सा उसके फार्मूले में अंतर होता है, बाकी सारा सिस्टम इस पर भी इसका ये लागू होता है। एक होता है शक्ति ग्राम प्रति लीटर के पदों में, हमारा देखेंगे कि एक ग्राम के लिए हम लोग कितना प्रयास करते हैं आदि। ये बेटा हमारा क्या है कि विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने वाले हमारे जो मुख्य भाग हैं उसको आपको कितने पदों में व्यक्त करते हैं ये आप जान सकते हैं। पहला, ये विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की बेसिक फंक्शन हमारा होता है कि उसकी सांद्रता को हम लोग कितने पदों में व्यक्त करते हैं। ये आपका पहला स्टेप हुआ। हम इसमें बारी बारी से सभी को हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हमारे निकलते हैं। लेकिन इस हमारे बोर्ड के एग्जाम में जो अभी तक ज़्यादातर प्रश्न हमारे बनते हैं वो सभी हमारे इसी के करेस्पॉन्डिंग बनते हैं। ध्यान देना बेटा, ये प्रथम 4 हमारे सबसे मुख्य हैं, मुख्य सभी होते हैं, परंतु जो हमारे एग्जाम के पर्पज से आजकल हम लोग देखते हैं बोर्ड की परीक्षाओं में ज़्यादा इसी से संबंधी हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग ए नंबर से स्वागत करते हैं कि मोल प्रभाज्य के पदों में हम लोग कैसे बात करते हैं। अब देखिए बेटा, यहाँ पे सपोज करिए एक हमारा कोई विलयन है ना बेटा, ध्यान में रखिएगा। इसमें हमारा एक कोई विलयन है और इस विलयन में हमने मान लीजिए कि एक पदार्थ ए को मिलाया जिसके मोलों की संख्या स्मॉल n है, और इसे एक हमारा विलायक है एक ये बी जिसके मोलों की संख्या बेटा हमारा क्या है कैपिटल N। ये विलायक का है, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या को हमने कैपिटल N से डोनेट करा दिया बेटा। ये विलायक के मोलों की संख्या हुआ। और यह बेटा हमारा है विलय के मोलों की संख्या। याद रखना बेटा, मैंने यहाँ पे एक शब्द रखा क्या कि हमारे मोल प्रभाज्य का हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे। तो याद रखना बेटा, किसी भी विलयन में हमारा कोई विलयन है और उस विलयन में हमारे 2 लोग हैं। विलय कौन है बेटा, विलय ए के मोलों की संख्या को हम लोगों ने मान लिया बेटा हमारा क्या है ये Na हो गया। और यह बेटा हमारा विलायक के मोलों की संख्या को हमने दिखा दिया बेटा किसके माध्यम से,
कैपिटल एन बी। अगर आपसे कोई पूछता है कि पूरे विलयन के कुल मोलों की संख्या, विलयन विलयन में कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या, तो हम लोग कहेंगे कुल मोलों की संख्या एन ए प्लस एन बी। याद रखना बेटा कि विलय और विलायक की कुल मोलों की जो संख्या होती है वही विलयन के कुल मोलों की संख्या के बराबर होता है। अब ध्यान देना बेटा, किसी भी विलयन में हमें विलय या विलायक का अगर मोल प्रभाज निकालना है तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं विलय का मोल प्रभाज, विलय का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज भी कहते हैं या मोल अंश कहते हैं। इसे हम लोग यक्स से दिखाते हैं। हम यहाँ पे यक्स ए लिख दिए। यक्स ए का मतलब क्या हुआ, विलय का मोल प्रभाज। अब विलय का मोल प्रभाज बराबर होगा विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, तो आप कहेंगे एन ए अपान विलयन में कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या। तो हम लोग कहेंगे क्या बेटा होगा, एन ऑफ, यहाँ कुल मोलों की संख्या। तो आप एक्स ए बराबर लिख सकते हैं एन ए बटे एन ए प्लस कैपिटल एन बी। तो आपने यह देखा, अगर आपको किसी विलयन में अगर विलय का मोल प्रभाज निकालना है तो कहेंगे जिसका भी मोल प्रभाज निकालना होगा उसके कुल मोलों की संख्या बटे विलयन में विलय और विलायक के कुल मोलों की संख्या होती है। ऐसे ही बच्चों, अगर आप लोग इसी में इसी प्रकार से अगर हम लोग इसको आप लोग नोट करते चलिएगा, इसी प्रकार से अगर हम लोग विलायक का अगर मोल प्रभाज निकालते हैं, विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का अगर मोल प्रभाज निकालते हैं तो कहेंगे यक्स बी मतलब कि विलायक, हम बी को विलायक माने हैं, विलायक का मोल प्रभाज यक्स बी इज इक्वल टू, तो हम लोग कहेंगे इसी प्रकार से जिसका हमने बताया जिसका भी मोल प्रभाज निकालेंगे उसके मोलों की संख्या अर्थात विलायक के मोलों की संख्या बटे पूरे विलयन के कुल मोलों की संख्या। तो वहां पर कहेंगे एन ए प्लस एन बी, क्या कहेंगे, एन ए प्लस एन बी होता है। याद रखना बेटा, हमें जिसका भी मोल प्रभाज निकालना होगा उसके मोलों की संख्या में पूरे विलयन के कुल मोलों की संख्या से अगर डिवाइड किया जाता है तो जो हमारा मान आएगा वह उसके मोल प्रभाज के बराबर होगा। और एक बच्चों, इस फार्मूले में एक विशेषता यह होती है कि विलयन में चाहे एक से अधिक पदार्थ, चाहे जितने भी पदार्थ क्यों न मिलाया जाए, लेकिन सभी के मोल प्रभाजों का जो योगफल होता है वह एक के बराबर होता है। अगर कोई पूछता है तो कोई पूछे कि विलय और विलायक के मोल प्रभाजों का योगफल कितना होता है तो आप इसको फार्दर यूज करिए। आप कहोगे कि विलय का मोल प्रभाज, तो विलय का मोल प्रभाज कितना है, तो आप यहाँ पे इसको आपने लिख दिया, और विलायक का मोल प्रभाज तो आपने कहा एन बी बटे एन ए प्लस एन बी होता है। अब आप देखिए बेटा, अगर इसको दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारा यह एलसीएम बन जाएगा और आएगा एन ए प्लस एन ऑफ द बी।
और इसको दोनों को हर इसके बराबर हैं, अतः ये आएगा Na प्लस Nb। अगर बच्चों अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1। इससे यह सिद्ध होता है कि विलय और विलायक के मोल प्रभाजों का जो योगफल होता है हमेशा कितने के बराबर होता है? तो आप कहेंगे 1 के बराबर होता है। इस बात को अपने दिमाग में आप फिट कर लीजिए। अगर हमें किसी भी विलयन में विलय और विलायक का किसी का भी अगर मोल प्रभाज निकालना हो तो सर्वप्रथम हमें उसके मोलों की संख्या पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा यह सिद्ध होता है कि विलय और विलायक का योगफल हमेशा 1 आना चाहिए। कभी भी किसी प्रश्न का आपने हल किया और अलग अलग विलय और विलायक का आपने मोल प्रभाज निकाला, अगर उसका योगफल अगर 1 से अधिक आता है तो यह आप मान लीजिए कि आपका उत्तर गलत है। क्या है बेटा? आपका उत्तर गलत है। इसको आप लोग ध्यान रखिए। कभी कभी किसी प्रश्न में ऐसा भी पूछ लेता है कि मोलों की संख्या नहीं दिया रहता लेकिन फिर भी हमें मोल प्रभाज पूछता है। ठीक है ना बेटा? तो हम इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल देते हैं और उस एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको प्रयास करेंगे, समझाएंगे। अच्छा, एक बात बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा कुछ पिछली क्लासों में, मोलों की संख्या बराबर होता क्या है? किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या बराबर होता है पदार्थ का भार बटे अणुभार। तो अणुभार हमें अति आवश्यक है जानकारी करना कि हमारे कितने। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे मान लीजिए 10 ग्राम, मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल 10 ग्राम H2O में H2 में हाइड्रोजन के मोलों की संख्या कितनी है? मैंने आपको एक इससे एग्जाम्पल दिया, 10 ग्राम हाइड्रोजन या H2 में 10 ग्राम H2 में हाइड्रोजन के मोलों की संख्या बताइए। तो आप ये दिमाग सोचिए कि हमारा हाइड्रोजन की मात्रा कितनी दिया है? 10 ग्राम है। इसमें कितने मोल हाइड्रोजन के होंगे कि जो 10 ग्राम के बराबर होंगे? तो आप पहले ये आप सोचिए कि H2 के मोलों की संख्या, H2 के अगर हम मोलों की संख्या को निकालेंगे, मोलों की संख्या, तो H2 के मोलों की संख्या अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप कहेंगे H2 का भार बटे अणुभार। अब आप देखिए बेटा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का जो अणुभार होता है वो 2 होता है और हमारा भार कितना इसमें दिया है बेटा? तो आप कहेंगे कि 10 दिया है। तो अणुभार, एक हाइड्रोजन का भार होता, अणुभार होता है 1 होता है, कहेंगे इसको परमाणु भार कहते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1 और यहाँ पे H को हम लोग 2 बार लिखते हैं, तो ये H का 1 तो 2H का 2 हुआ। इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे तो 5 दूना 10। तो इससे आपको ये सिद्ध हो जाता है कि हमारे 10 ग्राम हाइड्रोजन में कितने मोल हमारे हाइड्रोजन के हैं? 5 हैं। तो बच्चों सबसे पहले बात कि हमें अगर किसी पदार्थ की मात्रा पता है और उसके मोलों की संख्या नहीं पता है तो उसके मात्रा से उसका अणुभार के मात्रा और अणुभार के माध्यम से उसके मोलों की संख्या निकालेंगे और मोलों की संख्या को निकालने के उपरांत हम उसका क्या करेंगे, आपका जो है मोल प्रभाज हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको आप लोग देखिए, इसको समझने का प्रयास करिए। ठीक है, आगे बच्चों देखिए, और इसी फार्मूले को आप किताब में देखिएगा। मैंने इसको व्हाट्सएप में आपकी पूरी इस लेसन का प्लानिंग डाल दिया है और इससे संबंधी हम आपको न्यूमेरिकल आपको कल कराएंगे, फिर आपको आगे बताएंगे। पूरी वीडियो को आप लोग देखा करिए और जहां भी कोई त्रुटियां हो या कोई समस्या हो हमारे विशेष नंबर पर या विद्यालय के संबंधित किसी रूप से भी आप संपर्क करके हम सूचित कर सकते हैं। धन्यवाद।